दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैथ ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास होने जा रही है फार्माटोलॉजी की। फार्माटोलॉजी इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन टू फार्माटोलॉजी। तो आइए करके हम अपनी क्लास को यही से स्टार्ट। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है डिफाइन फार्मेटोलॉजी का। फार्मेटोलॉजी को डिफाइन करो, है क्या? फार्मेटोलॉजी हमारी दो वर्ड से मिलकर बनी है। फार्मेटोलॉजी यानी कि ब्लड और स्टडी। इसको फार्मेटोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी फार्मेटोलॉजी कहलाती है। फार्मेटोलॉजी एक मेडिकल साइंस है जिसमें ब्लड की स्टडी की जाती है। जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं, वो एक मेडिकल साइंस का पार्ट ही है हमारा फार्मेटोलॉजी। जैसे ब्लड का सोर्स हो गया, ब्लड की प्रॉपर्टीज होगी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, यूजेज हो गई, साइड इफेक्ट हो गए, इफेक्ट साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हो रहे या बोले तो हमें टॉक्सिसिटी, एडवर्स वे साइड इफेक्ट हो रही है, एडवर्स इफेक्ट और इसकी टॉक्सिसिटी। इन सब के बारे में पढ़ते हम हमारी फार्मेटोलॉजी में। सोर्स ऑफ ब्लड, ब्लड की प्रॉपर्टी क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो फार्मेटोलॉजी ब्लड और उनका बॉडी पर इफेक्ट क्या होने वाला है या क्या होता है, उन सब की स्टडी करना चाहता है। सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या पढ़ा? ब्लड का बॉडी पर इफेक्ट। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पेंटाप्राजोल का। पेंटाप्राजोल जो पेंटोप के नाम से फेमस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब हो गया ब्लड होती है हमारी पेंटाप्राजोल। उसका बॉडी पर इफेक्ट की वो हमारी बॉडी में क्या यूज है, उसका क्या इफेक्ट डालती है। ये यहाँ पे एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर पीयूडी में यूज करती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज में हमें जीआई ब्लड है, ये जीआई सिस्टम की ब्लड है। तो ये सब हम फार्मेटोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद आती है इसकी ब्रांचेस। फार्मेटोलॉजी की कितनी ब्रांचेज है? यहाँ पे हमारी दो मेन ब्रांचेज होती है फार्मेटोलॉजी की। मेन ब्रांचेज होती है हमारी दो। कौन सी? पहली तो होती है हमारी फार्मेटोडायनेमिक और दूसरी होती काइनेटिक। मेन यही दो रहने वाली है, पर होती और भी मल्टीपल होती है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। पहली है हमारी फार्मेटोडायनेमिक। फार्मेटोडायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं? इस ब्रांच में स्टडी किया जाता कि बॉडी ब्लड पर इफेक्ट क्या करती है। ब्लड का बॉडी पर ब्लड का बॉडी पर इफेक्ट, ब्लड का बॉडी पर इफेक्ट हमारा क्या जाता फार्मेटोलॉजी। इसमें हमें ब्लड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एमओएटी, ब्लड कैसे काम करती है, वो हमने जैसे हमने इनहेल की, ब्लड इनहेल की या ओरल उसे हमने ली, तो वो जैसे जाके एक्शन लेगी, किस तो एक्टिवेट लेगी, किस तो डीएक्टिवेट लेगी, किस रिसेप्टर को बाइंड लेगी, कैसे जाके वो बॉडी पर अपना मैकेनिज्म, अपना एक्शन लेगी, वो सब पढ़ते इसके अंदर। उसके इफेक्ट हमने उस ले लिया तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। जैसे हमने पेंटोप का एग्जांपल लिया था, पेंटाप्राजोल का, उसका इफेक्ट के साथ क्या एडवर्स इफेक्ट लेने वाला है। जैसे हमने अमाउंट थी, हमें 200 mg लेनी थी, हमने ले ली वो 500 mg, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या साइड इफेक्ट दिखाई दी। हमें नोजिया, वोमिटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो। इसके एग्जांपल के लिए हम ले दो पेन किलर का क्या काम है, ब्लड बॉडी पर क्या इफेक्ट करती है। ब्लड ले ली हमने पेन किलर, उसका बॉडी पर इफेक्ट क्या है, रिड्यूस द पेन को कम करना। उसके बाद आती है हमारी फार्मेटोकाइनेटिक।
फार्मेटोटाइनेटेड, ये जस्ट इसका उल्टा ला लो एक प्रकार से। इसमें बॉडी ब्लड पोटेशियम करती है, इसमें ब्लड बॉडी पर क्या इफेक्ट करती है, इसमें हमारी बॉडी का ब्लड पर इफेक्ट पड़ेगी, बॉडी का ब्लड पर इफेक्ट। ये इसका बिल्कुल रिवर्स है टाइप से, या बोले बॉडी ब्लड पोटेशियम करती है, बॉडी ब्लड पोटेशियम करती है। वो हम फार्मेटोटाइनेटेड में पढ़ने वाले हैं। इसमें मेन पॉइंट हमारी होती है एडमीटर के। ये यहाँ पे जनरली यहाँ पे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इफेक्ट बदला पढ़े थे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एडमी। एडमी में ए है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कि हमने ब्लड लिया, उसका एब्जॉर्प्शन क्या पे होने वाला, उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लीवर में होगा या ट्रापे जाके उसका एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ब्लड में कैसे एंट्री होती है वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ब्लड में कैसे एंटर करती है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, डी है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड बॉडी टिश्यू में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कैसे अपनी साइट पे पहुंचती है, वो सब। फिर है एम मेटाबॉलिज्म, एम यहाँ पे डिनोट करता हमारे मेटाबॉलिज्म को। ब्लड लीवर में कैसे ब्रेक डाउन होती है, वो अपना मेटाबॉलिज्म कैसे करती है। एस है हमारा एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम क्या पढ़ेंगे कि ब्लड बॉडी से कैसे एलिमिनेट होती है, बाहर निकलती है। कि हमने 100 mg लिया है, ये तो है नहीं कि वो पूरी 100 mg हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होती, उसमें से ला लो 70% हमारी मेटाबोलाइज होती, बची हमारी 30%, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगी ना, एलिमिनेट होगी ना। एलिमिनेशन तो हो रहा उसका, वो कैसे हो रहा, यूरिन के थ्रू हो रहा, स्टूल के थ्रू, किडनी के थ्रू हो रहा, या फिर हमारा वो स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू हो रहा। ये सब पढ़ेंगे हम एडमीटर के इसके अंदर। फिर आती है हमारी अगली ब्रांच फार्मेटोथेराप्यूटिक। फार्मेटोथेराप्यूटिक या तो स्पेलिंग इससे नाम से टूसना टूस समझ में आ गया हो गया, टूसना टूसा भी ऐसे समझते हो रही। फार्मेटो यानी कि ब्लड, थेराप्यूटिक में हम ट्रीटमेंट थेरेपीज, ब्लड और थेरेपीज। तो इसको आप क्या समझे, इस ब्रांच में हम डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में पढ़ते थी। किस डिजीज में कौन सी ड्रग का यूज करके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये बताता कि कौन सी ड्रग जिस डिजीज के लिए बेस्ट है, उसको अच्छे से क्योर कर सकती है। फिर हमारी फोर्थ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का आप सभी को पता ही होगा ऑलमोस्ट। इस ब्रांच में माइक्रोऑर्गेनिज्म और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने वाली ड्रग्स के बारे में पढ़ते थी। कौन सी ड्रग्स हमारी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हो रही है, हमारी कैंसर सेल हो रही है, उन्हें अफेक्ट करती है, उन्हें किल करती है, डिस्ट्रॉय करती है। जैसे एंटीबॉडीज हो रही, एंटीवायरल ड्रग्स हो रही, हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स हो रही, ये सब हम कीमोथेरेपी में पढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ब्लड का ओवर यूज करने पर उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, पॉइजन और हार्मफुल केमिकल है जिससे मिलकर ब्लड बनती है, उनके स्टडी करते हैं। साथ में ओवरडोज और पॉइजन की मैनेजमेंट भी इसमें पढ़ते थी। हमने एक चीज की ओवरडोज ले ली थी, ब्लड की ओवरडोज ले ली तो उसको हम कैसे हैंडल करके नॉर्मलाइज ले लिया हमारी बॉडी में, उसके साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट आ रही हमारी बॉडी और ज्यादा इफेक्ट ना हो, वो सब हम टॉक्सिसिटी में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, इसका आप सभी को पता ही होगा। फार्मेकोलॉजी हमारी स्टडी ऑफ ड्रग्स, क्लिनिकल, जो भी ड्रग क्लिनिकल में यूज होती है वो सभी यहाँ पे पढ़ी जाती है इसके अंदर। इस ब्रांच में ह्यूमन बीइंग में ड्रग के इफेक्ट और सेफ यूज को स्टडी दिया जाता है। इसका एम है ड्रग थेरेपी को सेफ और इफेक्टिव बनाना। नेक्स्ट है फार्मेकोजेनोसी। फार्मेकोजेनोसी,
फार्मेटोजेनोसिस में हम नेचुरल सोर्स से मिलकर बनने वाली ड्रग्स के बारे में पढ़ती है। जेनोसी यानी कि जैसे ये जनरेट होती है फार्मेटो ड्रग, या हम ये चीज पढ़ते कि कौन सी ड्रग कहाँ से बनती है, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से वो ली जाती है, कितनी अमाउंट में लेके हम उसको बनाती है, वो बात की बात है। पर ली कहाँ से जाती है, प्लांट से उसका सोर्स है, एनिमल है, मिनरल से, जैसे मॉर्फिन हो गया हमारी ब्लड, उसको हम प्लांट सोर्स से लेते हैं। इंसुलिन हो गई वो एनिमल सोर्सेज से ली जाने वाली है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस क्या है। ब्लड लिखने का काम है, दवाई प्रिस्क्राइब करने का काम है डॉक्टर का। डॉक्टर हमें हमेशा दवाई प्रिस्क्राइब करता है, ना कि एक नर्स। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जब हमें दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करनी, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता, हमें उनके ऑर्डर को फॉलो करना होता। तो नर्सिंग में फार्मेकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ी जाती है। सबसे पहला है सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमें पता होगा कौन सी ब्लड कितनी अमाउंट में देनी ठीक लगेगी, तो हम उस अकॉर्डिंग ही देंगे। हमें पता होगा कि हमें पेंटोप्राइन इंजेक्शन आईवी देना है, तो हम उसको आईवी दे देना। जब हमें पता होगा जब ही तो हम वो आईवी दे पाएंगे। हमें पता होगा हम ये ब्लड आईवी भी दे सकते हैं, और आईवी देने पे ये जल्दी इफेक्ट लेगी, जल्दी अपना एक्शन लेगी, तो हम उसको आईवी देंगे, ना कि उसको आईएम देंगे या ओल्टी से देंगे। तो सेफली उसको ब्लड को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इसकी हमें फार्मेकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। टोलेट डोज कैलकुलेशन, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो बंदे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो हमें कैलकुलेट आईवी फ्लूइड हो जाए, उन्हें भी हमें कैलकुलेट करके देना होता है कि पर मिनट कितनी डोज देनी होती है। तो वो सब कैलकुलेशन मतलब फार्मेकोलॉजी के अंदर ही पड़ती थी। इस ब्लड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एडवर्स रियल एडवर्स इफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, एक नर्स डॉक्टर को 24/7 पेशेंट के साथ ले जानी की वो देश पाए कि इस लगता है इसके ऊपर साइड इफेक्ट आ रहा है, यानी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो नहीं। एक नर्स लगती है उसको जो केयर प्रोवाइड करती है, तो जब उसको पता होगा कि हमें इस लत से ये साइड इफेक्ट आएंगे, ये एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे लेने वाली है, तो हमने पेशेंट को लगती तो हम उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट आएगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये इस लत का एडवर्स इफेक्ट है। तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करके पेशेंट की कंडीशन को खराब होने से रोका जा सकता है। पेशेंट एजुकेशन अबाउट मेडिकेशन, हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट मेडिसिन के, अबाउट ये मेडिसिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे लेनी है, ये सब। और गलत इंटरेक्शन को प्रिवेंट करना, गलत इंटरेक्शन को प्रिवेंट करना। इसमें क्या रोल होता है नर्स का। अब डॉक्टर को कंडीशन के अकॉर्डिंग 4-5 दवाई जितनी भी करनी होती प्रिस्क्राइब कर देगा, बट एक नर्स को जब वो देनी होती है तो उसको पता आती है हमें बीटा ब्लोटर और कैल्शियम चैनल ब्लोटर हो गया वो साथ में देने से उसका क्या लगता इंटरेक्शन लगेगा, ये दोनों इक्वल वर्क कर पाएंगी, या कोई एक दूसरे का एक्शन को वहीं पे लोड दे दिया, डिटली स्टर दे दी, वो सब हमें पता होगा। इसलिए फिर हम पेशेंट को टाइम टैप के अकॉर्डिंग ब्लड दे पाएंगे, ना कि सभी को साथ में देते कोई भी वर्क ना ले, ऐसी कंडीशन से लौट पाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रकार से कंक्लूजन आता है कि फार्मेकोलॉजी हेल्थ में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ नर्सिंग में भी फार्मेकोलॉजी हेल्थ केयर नर्सिंग का भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो ब्लड थेरेपी को सेफ और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। नर्सिस के लिए फार्मेकोलॉजी की नॉलेज, प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद चलते हम अगले टॉपिक पे जो हमारा नेचर एंड सोर्सेज। नेचर, अब हम यहाँ पे फार्मेकोलॉजी का ड्रग्स का नेचर और उसके सोर्सेज पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचर,
नेचर पढ़ेंगे फार्मेटोलॉजी का। नेचर का मतलब है फार्मेटोलॉजी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। ये हम फार्मेटोलॉजी का नेचर का मतलब होता है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या लेने वाली है। इसमें सब में पहला पॉइंट आता हमारा साइंटिफिक सब्जेक्ट। फार्मेटोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो ड्रग के इफेक्ट और एक्शन को साइंटिफिकली स्टडी करती है। फार्मेटोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो वो एक ड्रग को साइंटिफिकली प्रॉपर्ली स्टडी करके डिसिप्लिन एक मैनर में रूटीन में स्टडी करके जब भी वो उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी का पता लगा सकते हैं। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ये एक्सपेरिमेंटल हम किसी भी ड्रग को कोई भी ड्रग इंडस्ट्री, ड्रग कंपनी या ड्रग रिसर्चर डायरेक्ट उसको लॉन्च करेगा नहीं, वो पहले उसको लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेगा, उसके ऊपर और क्लिनिकल स्टडी के साथ एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट करेगा किसी ना किसी पे, मोस्ट कॉमनली माउसेस पे किया जाता है। तो उस तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे क्योंकि उसको हम अपनी स्टडी के अंदर इन्वॉल्व करने से पहले अच्छे से टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर डायनामिक और डेवलपिंग फील्ड, डायनामिक एंड डेवलपिंग फील्ड। फार्मेटोलॉजी कंटिन्यूअसली डेवलप करती रहती है। एक ड्रग निकाली उस चीजन है कोई और भी निकलेगी, जैसे सिक्लाजीन निकाली उसका ज्यादा सिटेटिव इफेक्ट था तो उस चीजन है वो सिक्लाजीन लॉन्च करती है, सिक्लाजीन पर उसकी सेकंड क्लास में आनी थोड़ी कम सिटेटिव। तो ऐसे बार बार डेवलपमेंट करती रहती है एजेंट रूटीन, ये न्यू ड्रग और नई नई दवाइयां, नई नई थेरेपी डिस्कवर होती रहती है। इसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी में ये सब्जेक्ट दूसरे मेडिकल साइंस से कनेक्ट लगता है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि फार्मेकोलॉजी डायरेक्ट फार्मा नहीं है, ये और सब्जेक्ट से भी लिंक है, कनेक्टेड है। जैसे फिजियोलॉजी से हम ब्लड को जब एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, जब हमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता हो जाती, वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में टॉप पे एक्शन लेगी, कैसे इफेक्ट लेगी, किस फंक्शन को टॉप पे क्या लेगी। पैथोलॉजी, पैथोजेंस के ही हेल्प से हम ब्लड बनाते हैं, पैथोजेंस तो किल करने के लिए। बायोकेमिस्ट्री केमिकल्स का यूज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी के लिए ही तो बनाया जाता है। फिर फर्स्ट पॉइंट है हमारी अप्लाइड मेडिकल साइंस होती है। ये अप्लाइड मेडिकल साइंस, अप्लाइड मेडिकल साइंस में फार्मेकोलॉजी का नॉलेज प्रैक्टिस यूज में पेशेंट ट्रीटमेंट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए अप्लाई होता है। वही बात है, हम दर्द हमने कोई भी आई है हमारी सोसाइटी में, हमारी नॉलेज में, यानी कि किसी ने ड्रग निकाली है नई, जैसे सिक्लाजीन की जनरली वो सिक्लाजीन निकाली है, तो हम उसको अपनी प्रैक्टिस में लेंगे, पेशेंट के ट्रीटमेंट में लेंगे, डिजीज की मैनेजमेंट में अप्लाई करते, इसलिए मेडिकल साइंसेज आ गया यहाँ पे। इसके बाद हमारे सोर्सेज, ये थे हमारे नेचर। साइंटिफिक साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है, डेवलपिंग है, डायनामिक है, इंटरडिसिप्लिनरी और अप्लाइड मेडिकल साइंसेज में यूज होने वाली है। इसके बाद हमारे स्टोप का मतलब है किन एरिया में जो ट्रेवल करती है, किस एरिया में फंक्शन करती है, वो सब हम स्टोप्स में पढ़ेंगे। फार्मेकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है, किस एरिया को ट्रेवल करती है, उसमें फंक्शन करती है। पहला है स्टडी ऑफ ब्लड, ये तो हमारी डेफिनेशन ही है। स्टडी ऑफ ब्लड से सोर्स, केमिकल कंपोजिशन और प्रिपरेशन की स्टडी। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड एक्शन, ब्लड एक्शन का मैकेनिज्म ये बताता है कि ब्लड बॉडी में कैसे काम करती है, और कैसे काम करती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करती है, क्या उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट उसके यूजेस लगने वाले है। फिर ब्लड एब्जॉर्प्शन होगी,
पे वो एब्जॉर्ब होती है, ब्लड एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, फार्मेटोडायनामिक, फार्मेटोडायनेटिक वाली बात ये आप आ गई आपकी। बॉडी ब्लड को कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे उसको अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका उस सेल में, टिश्यू में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फिर वो बचा हुआ ब्लड है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट कैसे होता है। फिर है इसके बाद थेराप्यूटिक यूजेज, वो हमने पढ़ भी लिए थे। थेराप्यूटिक यूजेज, डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग का यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट लगते हैं, ओवर डोज होने पे उसके कारण क्या टॉक्सिसिटी आती है। ब्लड इंक्लेशन, वो जिस ब्लड के साथ देना ठीक है। ब्लड इंक्लेशन में मेनली पढ़ती थी कोई भी ब्लड है वो हम किस ब्लड के साथ देने से उसका फंक्शन इंक्रीज होता है, वो फास्ट वर्किंग होती है। किस से देने के कारण उसका फंक्शन, वो अपना एक्शन नहीं ले पाती है, उसका एक्शन स्लो डाउन होता है। जैसे हम बोलते हैं आयरन की दवाई हमें 30 चीज के साथ लेनी चाहिए, 30 सनलाइट, वो आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तो वे सेम चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाली है। फिर ब्लड डेवलपमेंट रिसर्च, ब्लड की डेवलपमेंट एंड रिसर्च में भी इसका स्कोप लेता है कि नई नई ब्लड की डेवलपमेंट करना, उनके बारे में रिसर्च करना। ये थे हमारे नेचुरल स्कोप। फार्मेकोलॉजी का नेचर, साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल है, ये हमने पढ़ा था। सबसे पहला साइंटिफिक साइंस, दूसरा एक्सपेरिमेंटल साइंस पढ़ा था। जबकि इसका स्कोप बहुत ही वाइड है, क्योंकि ब्लड डिस्कवर से लेकर पेशेंट ट्रीटमेंट, जहां से हमने ब्लड डिस्कवर की है, डेवलप किया है, वहां से लेकर पेशेंट के ट्रीटमेंट तक सब कुछ कवर करके, इसलिए इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइड बताया गया है। नर्सिंग प्रैक्टिस में नॉलेज, सेफ मेडिटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट केयर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हमने पिछली बार भी पढ़ी थी और अब फिर पढ़ी है। अब आज थी हमारी फॉर्म, डोज की फॉर्म्स, फॉर्म ऑफ द डोज, डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म्स, डोजेस फॉर्म का मतलब है ब्लड जो फिजिकल फॉर्म में पेशेंट को दी जाती है ताकि वो इजीली और सेफली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। जैसे एक प्रकार से हम टाइप ऑफ डोज पढ़ेंगे कि ग्लस टिस फॉर्म में आती है, टिस ग्लस आती है। सबसे पहला हमारा सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या क्या इंक्लूड हो रही है हमारी, टैबलेट, डोलियां होगी, कैप्सूल्स होगी। सबसे कॉमन होती है टैबलेट और कैप्सूल। कैप्सूल जिलेटिन सेल में होती है, जो आपने वो प्लास्टिक का देखा होगा ना, जैसे ये कैप्सूल है, इसके अंदर ब्लड है, ये बाहर जो ये प्लास्टिक से टिटोलिन है, ये जेलिन शीट होती है। पाउडर्स, हमारे पाउडर्स भी सॉलिड फॉर्म में हमें इंक्लूड करते हैं। ग्रैन्यूल्स हो गए, ये सब थे हमारे सॉलिड फॉर्म। इसके बाद है हमारी लिक्विड फॉर्म, दूसरी है हमारी लिक्विड। लिक्विड में हमारे क्या क्या आते हैं, लिक्विड में हमारा सबसे मेन है सिरप, इंजेक्शन भी तो हमारे लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ये थे हमारे। फिर आती है हमारी सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा, जेल्स होगी हमारे, क्रीम्स होगी, ऑइंटमेंट होगी, ये सब हमारे सेमी सॉलिड में। मुंह है आपकी, वो एक सप्ले फॉर्म में आती है सेमी सॉलिड में, ट्यूब में, पेस्ट बोलते हैं जिसको, वो हमारी सेमी सॉलिड में आ गई। फिर आती है हमारी पेरेंटल डोज। फोर्थ है पेरेंटल में क्या हमारे इन्फ्यूजन वैक्सीन आ गई,
इंजेक्शन तो मैं ऐसे ताजी पेरेंटल वाली में इंक्लूड कर लीजिए, इंजेक्शन और वैक्सीन वो सब हमारी पेरेंटल फॉर्म में आती। इसके बाद है लूट, ये थी डोज की फॉर्म्स। अब है लूट, हमने ये फॉर्म तो पढ़ ली, किस फॉर्म में हमारे पास ब्लड आती है वो सब तो हमने पढ़ लिया। अब हमें ये भी तो बताओ किस लूट से हम इसको प्रोवाइड करके पेशेंट को देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लूस। लूस में सबसे पहले आता है हमारी ओरल, पहला है ओरल, जो हम माउथ से फ्लू लेते हैं, जो हम माउथ से फ्लू लेते हैं, जैसे हमारा सिरप हो गया, टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गया। इसकी एडवांटेजेस क्या लेने वाली है, जो हमारा ओरल रूट है इसकी एडवांटेजेस क्या है, एक तो इजी और सेफ है, एक पेशेंट इनको खुद से ले सकता है, इजी और सेफ है। और डिसएडवांटेज क्या है, स्लो एब्जॉर्प्शन, स्लो एब्जॉर्प्शन, जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है, लेट होता है। कई बार ये हमारी वॉमिटिंग भी करवा देता है, जो हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन है, मन खराब हो जाता है, जिस टाइम से उल्टियां हो जाती है ब्लड लेने के टाइम, तो ये भी इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा आता हमारा पेरेंटल, पेरेंटल लूट, पेरेंटल लूट में हमारे चार आते हैं अंदर, आईवी, आईएम, एफसी, आईडी। आईवी यानी कि इंट्रावेनस, जो वेन में दिया जाता है, आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ पे वेन में दिया जाने वाला आईवी। जो मसल्स में दिया जाता है, बटिस पे या जैसे यहाँ पे लगता हमारा बीच से लगता है, वो होता हमारा आईएम मसल्स में। फिर एससी सबक्यूटेनियस, जो स्किन के नीचे, स्किन की दूसरी लेयर्स में लगाया जाता है मेनली। फिर आईडी इंट्राडर्मल, जो स्किन के अंदर यहाँ पे जो बैलून बनाया जाता है, अपने मेनली लेब्रिस की वैक्सीन होती है हमारी, जो आईडी मिलती है, आईडी लेब्रिस की वैक्सीन लगती है। इसका एडवांटेजेस क्या है, ये है फास्ट एक्शन, ये था हमारा स्लो एब्जॉर्प्शन, ये फास्ट एक्शन करती है, सबसे फास्ट लगती है हमारी आईवी, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है, एक्यूरेट डोज पे दी जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, पेनफुल है, इंजेक्शन लगेगा तो पेन होगा, इन्फेक्शन का लिस्ट हो जाता है, नीडल हमें डबल यूज कर लिए, वो इन्फेक्टेड हो तो पेशेंट में इन्फेक्शन चला जाता है। इसके बाद है हमारा थर्ड टॉपिकल लूट, टॉपिकल लूट जो स्किन या न्यूट्रस मेम्ब्रेन पर अप्लाई होता है, जैसे स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशंस, वो सब हमारे टॉपिकल्स में आगे। इसमें यूज क्या हिस्सा, स्किन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में ये यूज किया जाता है। फिर है इनहेलेशन लूट, इनहेलेशन, इनहेलेशन लूट, इनहेलेशन लूट जो लंग के थ्रू इनहेल किया जाता है, जैसे अस्थमा है, पंप के थ्रू हम इनहेल करते हैं, एनेस्थेसिस डायसिस होती। फिर पास में हमारा लेटरल लूट, जो हमें लेटरल लीजन के थ्रू किया जाता है, इसमें मेनली सुपरजेट एनीमा और लाता है। इसका यूज है वोमिटिंग पेशेंट में, अनकॉन्शियस पेशेंट में हम दे सकते हैं, जो कि वो अनकॉन्शियस है तो उससे हम ओरल लूट तो दे नहीं सकते, पेरेंटल या लेटरल यूज का ही यूज लेंगे। डिफरेंट डोज, फॉर्म और लूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड थेरेपी तो इफेक्टिव बनाने में हेल्पफुल है। अब कोई भी ब्लड है उसको हम ओरल से नहीं दे सकते, तो हम उसको पेरेंटली देने का लाइक लेंगे, या उसका हमारे पास टॉपिकल फॉर्म होता है तो हम उसे टॉपिकल फॉर्म में देने की कोशिश लेंगे, जहाँ पे वो जल्दी एक्शन लेगी, जल्दी इफेक्ट शॉट लेगी। टोलेट लूट और डोज तो चूज करना ब्लड एब्जॉर्प्शन और थेराप्यूटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है टूस टर्म्स, टूस टर्म्स है जो हम फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये थी लूट एंड डोज। अब है टूस टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, जो आपको फर्दर फार्मेकोलॉजी पढ़ने के लिए जरूरी है। फार्मेकोलॉजी में ब्लड की स्टडी और उनके इफेक्ट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती है, जिसमें हमारी सबसे पहली लेने वाली है ब्लड, जो भी अब तक भी हमने बार बार पढ़ा, ब्लड 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 कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, उसमें बॉडी के फंक्शन को मॉडिफाई करता है, वो हमारा ब्लड कहलाता है। हमें कोई भी डायग्नोस करना हो
कोई भी ट्रीटमेंट करना हो या डिजीज से प्रिवेंशन करना हो और हमारी बॉडी के फंक्शन को मॉडिफाई के लिए, चेंज के लिए, अपडेट के लिए, वो ब्लड में आता है। दूसरा फार्मेटोलॉजी। फार्मेटोलॉजी फार्मेटोलॉजी में आती है हमारी ब्लड की साइंटिफिक स्टडी, जिसमें ब्लड का सोर्स, प्रॉपर्टी, एक्शन, थेराप्यूटिक यूज और एडवर्स इफेक्ट की स्टडी करती है। फिर फार्मेटोडायनामिक, बॉडी ब्लड बॉडी पर क्या इफेक्ट डालती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। फार्मेटोडायनामिक, बॉडी ब्लड को कैसे प्रोसेस करती है, इसमें हमने एडमी पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट, ब्लड का डिजायर और बेनिफिट इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या लगता है, क्या कि इस ग्लाइसेमिक क्या इफेक्ट चाहिए था, वो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है। जैसे एंटीबायोटिक का है इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करना। साइड इफेक्ट ब्लड का सेकेंडरी और इंटीग्रेटेड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या रहता है कि वो हमारी बॉडी पे जो मेन फंक्शन है उसके दौरान क्या क्या करता है। जैसे एंटीबायोटिक है, वो लेने से नोजिया, डायरिया जैसी कंडीशन आ जाती है कई बार ओवरडोज होने पे। फिर टॉक्सिसिटी, हाई डोज में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करना, टॉक्सिसिटी, ये हमने डोज हाई ले ली तो उसके कारण हमारी बॉडी पे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट आएंगे, वो उसकी टॉक्सिसिटी है। फिर है पोटेंसी। पोटेंसी में हम पढ़ेंगे का मतलब है ब्लड की स्ट्रेंथ, पोटेंसी का मतलब है ब्लड की स्ट्रेंथ, एबिलिटी, जिसमें वो स्मॉल डोज में इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो उसकी पोटेंसी होती है। फिर इस इफेंसी का मतलब है ब्लड की मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। ये क्या थी हमारी पोटेंसी थी उसकी ब्लड की स्ट्रेंथ, ये है उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और कैपेसिटी। फिर टोलेंस, जब सेम इफेक्ट के लिए बार बार ब्लड लेने पर हाई डोज की जरूरत पड़ती है, उसे टोलेंस कहते हैं। जैसे हम पहले लेते हैं 3 mg, पर उससे हमें बॉडी प्रेशर नहीं हुआ, हमने वैसे हम जैसे एंटीबायोटिक 8 वीक के लिए लेते हैं, पर हमने 8 वीक से हमने 2 वीक ले ली लगातार, तो वो वहाँ पे अपना लेवल बढ़ा लेती बॉडी, उसका 3 mg से कुछ नहीं होने वाला, फिर उसको 6 mg चाहिए थी, वो है उसकी टोलेंस की बॉडी ब्लड को किस अमाउंट में टॉलरेट कर ली है। फिर है डिपेंडेंसी, ब्लड पर फिजिकल या साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाना, कुछ है जिन्हें बिना नींद की दवाइयों के बिना नींद नहीं आएगी, तो वो होती डिपेंडेंसी। फिर ब्लड इंक्लेशन, जब 2 या ज्यादा ब्लड साथ में लेने पर उनका इफेक्ट चेंज होता है, उसे ब्लड इंक्लेशन कहते हैं। फार्मेकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लड एक्शन, डोज और पेशेंट सेफ्टी की रियलिटी को समझने में हेल्प करती है। नर्स इन प्रैक्टिस में करेक्ट टर्मिनोलॉजी का नॉलेज सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड की मल्टीपल क्लासिफिकेशन होती है। ब्लड क्लासिफिकेशन का मतलब है ब्लड को उनके एक्शन, वो क्या एक्शन करती है, उसका क्या यूज है, उसमें क्या केमिकल यूज हुआ है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, इन सब के बेसिस पे उसको हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया ब्लड में, वो हमारे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड में पढ़ते हैं। जैसे हमारी होती एनाल्जेसिक्स, ये पेन के लिए है, पेन रिलीफ, जितनी भी पेन में रिलीफ देने वाली ब्लड है उन्हें हम एनाल्जेसिक कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन पढ़ने वाली है। सबसे पहले हमारी लेने वाली है अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक यूज। अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक यूज, उसके थेराप्यूटिक यूज के अकॉर्डिंग उसके क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाली है। इसका ही हमने भी एग्जांपल लिया था, एनाल्जेसिक हो गया हमारा, एनाल्जेसिस हमारी एंटीबायोटिक होगी, एंटीपाइलेटिक होगी जो फीवर में देते हैं हम, एंटीपाइलेटिक। ये थी इसके
थेराप्यूटिक यूज टेट्रोडीन। अब है फार्मेकोलॉजी एक्शन टेट्रोडीन। अट्रोडीन टू फार्मेकोलॉजी एक्शन, फार्मेकोलॉजी एक्शन कि उसका बॉडी पे क्या एक्शन है, क्या वर्क है उस टेट्रोडीन। जैसे नींद सिडेटिव होगी, कौन सी ड्रग्स लेने से हमें नींद आती है। डाययूरेटिक होगी जो यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करती है। एंटासिड होगी जो हमारी बॉडी का एसिड को कंट्रोल करती है, डिक्रीज करती है। फिर हमारे केमिकल स्ट्रक्चर टेट्रोडीन। अट्रोडीन टू केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर टेट्रोडीन हमने ब्लड को किस में डिवाइड किया है। इसमें हम एग्जांपल के लिए ले लेंगे स्टीलोइस हो गया, स्टीलोइस वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर है। फिर अट्रोडीन टू जो हमारा मेन है सोर्स, अट्रोडीन टू सोर्स सबसे कॉमन। अट्रोडीन टू सोर्स क्या क्या प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, केमिकल्स हो गए, ये इसके सभी टाइप की क्लासिफिकेशन थी, ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद हमारा एक अगला टॉपिक आता है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस एक प्रकार की हमारी शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस में मेडिकल प्रैक्टिस में शॉर्ट फॉर्म कॉमनली यूज होती है। एक ही चीज को आप लंबी तो लिखोगे नहीं। जैसे आप नर्सिंग तो बार बार एंड यू आर नर्सिंग स्टूडेंट, आप नर्स ऐसे लिख देते हो, ये इसकी एब्रीविएशन होगी। ऐसे ही हम एब्रीविएशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम जो कॉमनली यूज की जाती है फार्मेकोलॉजी में वो पढ़ेंगे। जैसे ओडी होगी हमारी वंस टाइम, कोई भी ब्लड होगी आपने पढ़ा होगा पेंटो ओडी, यानी कि एक बार दिन में। फिर आ गया हमारा बीडी 2 बार, ओडी 1 बार दिन में, बीडी 2 बार, टीडीएस 3 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। और फिर आ गया हमारा चाउ आईडी 4 टाइम, चाउ आईडी 4 टाइम। एसओएस, एसओएस गेम भी खेला होगा आपने, एसओएस जब भी नीड होनी पड़े, जब भी नेसेसरी हो, नीड होने पर। जैसे ओंडास की लोन होगी, जब ये तो है नहीं कि हम उसे रेगुलर दिन में 1 बार लेंगे, हमें वॉमिटिंग कर लिए तो हम उसका रूटीन ले लेंगे। जब हमें वॉमिटिंग होगी, जब हम उठा दी ओंडास की लोन लेंगे और वो हमारी वॉमिटिंग सेंटर को डीएक्टिवेट करके वॉमिटिंग को रोक देंगे। फिर एचएस बेड टाइम पे, सोते टाइम। पीओ बाय माउथ, आईएम आईवी इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, एससी सबक्यूटेनियस। फिर प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ये थी हमारी कुछ एब्रीविएशन। अब हम प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना सीखेंगे। अब आपके पास पेशेंट आएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा। वो क्या लेके आएगा? प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर ने उसको बना के दिया होगा। अब आपको उसके बारे में पता होगा, जब भी तो आप उसको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और उसके ऊपर एक्शन कर पाओगे। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का रिटन ऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट को देने वाली मेडिसिन की डिटेल्स, कैसे देनी है, कितनी देनी है, किस टाइम देनी है, वो सब होती है। इसके भी हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सुपरस्टिलिप्शन। इसमें मेनली हमें एक सिंपल देखने को मिलता है आरएस, जो डॉक्टर हमेशा यूज करती है, आरएस सिंपल। फिर हमारा इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? ड्रग के नाम और स्लैंट, लाइक पेंटोटेनजी ओडी, ये इसका इंस्क्रिप्शन है। फिर है सब्सक्रिप्शन, इसमें हम ड्रग की प्रिपरेशन इंक्लूशन पढ़ते हैं, यानी कि ओडी वाला। उसमें हम स्लैंट पढ़ी थी कितनी, इसमें हमें उसकी इंक्लूशंस पढ़ते हैं, क्या इंक्लूशन दी गई है हमें। फिर कोर्स हमारा सिग्मा पेशेंट को ड्रग कैसे लेनी है, वो सब यहाँ पे इसमें बताया जाता। फिर लास्ट में आता हमारा सिग्नेचर।
ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है पर यूनिट में था तो हमने पढ़ लिया, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जो वो है इम्पोर्टेंट। क्या है वो? इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? ब्लड कैलकुलेशन। ब्लड कैलकुलेशन फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कि हम ब्लड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ब्लड कैलकुलेशन नर्सिस प्रैक्टिस में डायरेक्ट डोज का देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें लिटवाइल्ड डोज चाहिए, हमें लिटवाइल्ड डोज चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे? डिजायर्ड डोज, जितनी डोज की हमें रिक्वायरमेंट है वो निकालने के लिए डिजायर्ड डोज बाय अवेलेबल डोज, अवेलेबल डोज इनटू में क्वांटिटी, इनटू में क्वांटिटी। ये हमारा रिक्वायर्ड डोज निकालने का फॉर्मूला। एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर ने हमें बोला 500 mg देने को, और जो ब्लड अवेलेबल डोज है वो हमारे पास 250 mg। हमें सिंपली तो पता कि 2 गोलियां देंगे 500 mg हो जाएगा, पर ब्लड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो डिजायर्ड डोज हमारी कितनी है? 500, अवेलेबल कितनी है? 250। इनटू में क्या करना है? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या? हमारी अवेलेबल डोज 250 में कितनी है? 8 है, तो 25 2 2 इंटू में 1 2 टैबलेट। ये था रिक्वायर्ड डोज, रिक्वायर्ड डोज डिजायर्ड डोज बाय अवेलेबल डोज इनटू में क्वांटिटी। फिर वेट एंड मेजरमेंट। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था टूसलस हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, टूसलस हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसके लिए वेट एंड मेजरमेंट। इसमें हम खाली वो नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम यूनिट पढ़ेंगे। जैसे हम घर पे चम्मच देखते हैं, हमारी जो खाने वाली चम्मच है, छोटे वाली चम्मच है, कि वो 1 चम्मच डॉक्टर बोलता है 1 चम्मच ले लेना, 2 चम्मच ले लेना, तो वो क्वांटिटी कितनी आती है उसमें। ब्लड की एक्यूरेट डोज के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट की यूनिट दी जाती है इसमें मेनली। 1 ग्राम में हमारा वही मैथ वाला, इसमें 1 ग्राम में हमारा 1000 mg होता है, 8 मिलीग्राम 8 mg में 1000 mcg होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब आते हैं हाउस होल्ड पे, 1 टीस्पून 5 ml की होती है, 1 टीस्पून 5 ml। 1 चम्मच दवाई पीने की बोलता है डॉक्टर, मतलब वो 5 ml की बोलता है। 1 टेबल स्पून जो बड़ी वाली चम्मच होती है, 1 टेबल स्पून होती है हमारी 15 ml। 1 कप 250 ml का। अब मैनेजमेंट, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएंगे, बट आपका इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बदला में आ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा मैनेजमेंट। नर्स तो सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो क्या क्या है? पहला तो हमारा लाइट पेशेंट, क्या हम ठीक पेशेंट को वो ब्लड दे रहे हैं? लाइट ब्लड। क्या डॉक्टर ने बोला हम वही ब्लड दे रहे हैं? लाइट डोज। कितनी डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हम वही दे रहे हैं? लाइट लूट। जिस लूट से वो देनी चाहिए हम उसी लूट से दे रहे हैं। वो आईवी देनी चाहिए और ये हम आईएम दे रहे हैं, वो चीज कि हम ठीक दे रहे थे नहीं। फिर अगला लाइट टाइम, क्या हम उसको उसके टाइम पे दे रहे थे? हमें 12 बजे देनी है, उसको हम 2 बजे देने नहीं दे रहे, हम उसको 12 बजे ही दे रहे हैं। लाइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट, हम साथ साथ में उसको डॉक्यूमेंटेशन कर ले, उसकी रिपोर्ट कर ले है। लाइट लीजन, उसको हमें पेशेंट से कन्फर्म कर लेंगे कि हाँ उसको वही दिक्कत है जिस चीज से हम उसको दवाई दे रहे हैं या नहीं। लाइट रिस्पॉन्स, जब उसका रिस्पॉन्स लगता है वो ठीक रहने वाला है, ये सब है। फिर है ब्लड कैलकुलेशन, वो ये थे हमारे मैनेजमेंट। लाइट पेशेंट, लाइट ब्लड, लाइट डोज, लाइट लूट, लाइट टाइम, लाइट डॉक्यूमेंटेशन, लाइट लीजन और लाइट रिस्पॉन्स। ब्लड क्लासिफिकेशन, एब्लिवेशन, प्रिस्क्रिप्शन, लाइटिंग और ब्लड कैलकुलेशन, टोलेट, वेट और मेजरमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका नॉलेज ब्लड को इफेक्टिव बनाने में है।
अब है अपना अगला टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अब हमारे फार्मेटोडायनेमिक और फार्मेटोडायनेटिक टर्म अच्छे से पढ़ेंगे। फार्मेटोडायनेमिक और फार्मेटोडायनेटिक टर्म अब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फार्मेटोडायनेमिक, फार्मेटोडायनेमिक में हमने क्या पढ़ा था, ब्लड का बॉडी पर इफेक्ट पढ़ा था, ब्लड का बॉडी पर इफेक्ट पड़ा था। फार्मेटोडायनेमिक, फार्मेटोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ब्लड का बॉडी पर इफेक्ट होता है और ब्लड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है उनकी स्टडी की जाती है। सिंपल वर्ड में बोले तो व्हाट द ब्लड डज टू द बॉडी, व्हाट द ब्लड डज टू द बॉडी, ये हमारी फार्मेटोडायनेमिक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ब्लड, इसमें हमने पढ़ा, इसमें हमारा आ गया एमओई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ब्लड अपना इफेक्ट बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोड्यूस करता, जैसे हमारा स्टिमुलेशन, बॉडी ब्लड बॉडी सेल्स या ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता, जैसे कैफीन हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। डिप्लेशन, ब्लड बॉडी ऑर्गन की एक्टिविटी को डिक्रीज भी करता है, कुछ केसेस में इंक्रीज करता है जैसे कैफीन, कुछ में डिक्रीज करता है जैसे सिटेडियो सोडी, उसको लेने के कारण ब्रेन की एक्टिविटी डिप्लेस होती है, में नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। इरिटेशन, ब्लड लोकल इरिटेशन प्रोड्यूस करता है अपना इफेक्ट शो करने पर। फिलहाल रिप्लेसमेंट, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ रही है। रिप्लेसमेंट, बॉडी में किसी डेफिशिएंसी सब्सटेंस को रिप्लेस करता है, जैसे डायबिटीज के केस में इंसुलिन। साइटोटॉक्सिकेशन, हार्मफुल सेल और माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम, जैसे हम कीमोथेरेपी में एंटीकैंसरस ब्लड होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद आता है रिसेप्टर थेरेपी, रिसेप्टर थेरेपी बोलते हैं जिसको हम। रिसेप्टर थेरेपी में हमारा क्या होता है, रिसेप्टर थेरेपी में बॉडी के स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड करने वाली ड्रग के बारे में पता जाता है। इसमें दो टाइप की आती है, एडोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एडोनिस्ट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एंटागोनिस्ट होती है रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जैसे बीटा एडोनिस्ट। ऐसे ये इसमें दो टाइप की ड्रग आती है, एडोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड एक्शन। ब्लड एक्शन को हमारे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला हो गया एज, एज का टर्म जाएगा। बॉडी वेट, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर और ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हमें आईवी देंगे वो जल्दी एक्शन लेगी, आईवी थोड़ा मिडली एक्शन लेगी, ओरल बिल्कुल स्लो एक्शन लेगी। डोज, हमने कितनी डोज दी है, ब्लड इंक्लेशन जिस ब्लड के साथ में दिया उसने उसका एक्शन कितना डिक्रीज किया कितना इंक्रीज किया। डिजीज कंडीशन, फिर टाइप ऑफ ब्लड इफेक्ट, ब्लड इफेक्ट के टाइप के है। थेराप्यूटिक इफेक्ट हो गया पहला तो, डिजायर बेनिफिट इफेक्ट, जो हमें चाहिए वही इफेक्ट आ रहा उसका, वो हमारा थेराप्यूटिक। साइड इफेक्ट, जो अनवांटेड इफेक्ट आ रही है। टॉक्सिसिटी, जो हार्मफुल इफेक्ट आने लगी। फिर ये हमारा फार्मेटोडायनेमिक, ब्लड के मेटाबॉलिज्म एक्शन, ब्लड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बॉडी पर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना फार्मेटोडायनेमिक में आता है। इसका नॉलेज नर्स को टोलेट ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट की मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। इसके बाद हमारा अगला फार्मेटोडायनेटिक, जो इसका उल्टा था। फार्मेटोडायनेटिक, बॉडी का ब्लड बड़े इफेक्ट। फार्मेटोडायनेटिक फार्मेटोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है कि बॉडी ब्लड को कैसे प्रोसेस करती है, कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म करती है, कैसे उसका एक्सक्रीशन करती है। सिंपल वर्ड में बोले तो व्हाट द बॉडी डज टू द ब्लड, what the body does
टू का ब्लड। बॉडी ब्लड के साथ क्या करती है? इसमें मेन अपने वही 4 पॉइंट एडमी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एडमी। एडमी में ए हमारा एब्जॉर्प्शन, ए हमारा एब्जॉर्प्शन, ए हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस साइट से हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है, आईवी दिया है, आईएम दिया है, ओरल दिया है, से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करती है, ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है। इसे कौन से फैक्टर से तो लूट हो गया हमारा सबसे पहला और मेन, वही हमने पढ़ना है। इसके अंदर किस लूट से वो कैसे एब्जॉर्ब होती है। फिर ब्लड का फ्लो दिया, जिस साइड से हमने दिया है उस साइड पे ब्लड का फ्लो कैसा है। ब्लड की सोलुबिलिटी पावर वो कितनी देर में उसमें ब्लड के अंदर सोलुबल हो रही है, मिक्स हो रही है। ब्लड का पीएच लेवल क्या, उसका सरफेस एरिया कितना है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो जी स्मॉल इंटेस्टाइन की भी लेंथ ज्यादा है, तो वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ब्लड का ब्लड स्ट्रीम से बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन तक स्प्रेड होना, जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जी हाँ, इतने अमाउंट में वो हमारे बॉडी टिश्यू के पास जाएगा, इतने अमाउंट में वो सेल्स के पास, इतने अमाउंट में उस ऑर्गन के पास, इतने अमाउंट में उस ऑर्गन के पास। इसको क्या इफेक्ट कर सकते हैं? ब्लड सर्कुलेशन, टिश्यू की परमिएबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग लेवल, लिपिड की सोलबिलिटी, वो सब इसको अफेक्ट कर सकती है। टूस ब्लड ब्रेन तक इजीली लीच नहीं कर पाती, क्योंकि वो टूस ब्लड है वो हमारी ब्रेन ब्लड बैरियर तो क्लोज नहीं कर सकती, टूस टल जाती है, तो वो सब इस अफेक्टिंग में ही आता है। फिर हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड डायमीटर फॉर्म में चेंज होती है ताकि बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो सके। एक प्रकार से हमने वो मान लो सॉलिड फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म से वो डायमीटर फॉर्म में आती है, जिससे वो अपना एक्शन पे कर पाए और जो बची हुई है वो बॉडी से एलिमिनेट भी हो सके। ये काम मोस्टली लीवर करता है। एंजाइम ब्लड को इनएक्टिवेट या लेस एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, किसके एंजाइम? हमारे लीवर के। मैनी ग्लस लीवर एंजाइम से मेटाबॉलिज्म होती है, वही बात जो हमने पढ़ी थी। इसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है ब्लड का उसके मेटाबॉलिज्म से बॉडी से एलिमिनेशन। कौन सी लोड से हो सकता है? किडनी से, यूरिन के फ्लो में मोस्ट कॉमन, लंग गैसेस के फ्लो, बाइल और फीटल हमारे स्टूल के फ्लो, स्वेट और सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क। फिर इंपॉर्टेंस क्या फार्मेटोडाइनेमिक में, इलेक्ट्रोलाइट डोज की कैलकुलेशन करने में, टॉक्सिसिटी को प्रिवेंशन करने में, ब्लड इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने में और पेशेंट को मॉनिटर करने में। फार्मेटोडाइनेमिक ब्लड के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को एक्सप्लेन करता है। इसका नॉलेज वही नर्सिस को सेफ ब्लड थेरेपी में, मेडिकेशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और जो फार्मेटोडायनामिक था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बॉडी पर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना, वही सेम बात जो हमने जब पढ़ी थी। ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसके बाद आता है हमारे प्रिंसिपल्स ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रीटमेंट के इन फार्मेकोलॉजी। Principles of blood administration and treatment. Principles of blood administration and treatment, ये हमने वैसे पढ़ ली है, अभी
ये दो टॉपिक फार्मेटोडायनेमिक और फार्मेटोकाइनेटिक करने से पहले हमने यही पढ़े थे। ठीक, तो याद हो तो बताए ना पसंद क्लोज कमेंट पोस्ट में। चलो थोड़ा डीपली चलते, जब हमने सिंपली पढ़ा था, स्पीडली पढ़ा था, अब थोड़ा डीपली चलते हैं। ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे टर्म यूज हुई है। टर्म मतलब है पेशेंटोमेटिशियन सेफ और टोलेट वे में देना। नर्स तो मेडिटेशन एरर अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल्स फॉलो करनी होती है। किसके? फार्मेकोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें हमारा पहला था लाइट पेशेंट। हमें चेक करना थी, हाँ हम पेंटोप दे ले, हमें पेंटोप देनी रमेश तो हम वो सुरेश तो ना दे बाई मिस्टेक, तो प्रॉपर जो एरर है वो ना आने के लिए हम कंफर्म कर लेंगे, हाँ भाई आप सुरेश ही हो, आपको डैश की प्रॉब्लम है तो हम आपको पेंटोप देंगे। ब्लड टोलेट पेशेंट को देनी चाहिए। पेशेंट का नेम, आईडी बैंड और लिटोल चेक करना जरूरी है ब्लड देने से पहले। उसके बाद है लाइट ब्लड टोलेट मेडिकेशन वेरीफाई करना एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, उसकी पेशेंट का जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसकी फाइल में चेक करना। लाइट डोज, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग टोलेट डोज देनी चाहिए। कैलकुलेशन केयरफुली करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए। डॉक्टर ने हमें 30 mg बोला, मैंने उसको 50 mg दे दी, तो ये नर्स की मिस्टेक है ना, जो उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट आएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे। तो लाइट डोज भी हमें चेक करनी चाहिए। लूट, ये सबसे सीवियर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमें कोई फास्ट एक्टिंग ब्लड है, डॉक्टर ने बोला उससे वो आईवी डोज जल्दी असर चाहिए हमें, हम उसको ओरल दे लिए, तो हमारा एरर हो जाना, ब्लड थोड़ा लूज से देनी पड़ेगी हमें। ये भी हमारा प्रिंसिपल्स में ही आएगा कि वो हमें ओरल देनी है, आईवी देनी है, आईएम देनी है, सब क्यों देनी है। लाइट टाइम पे देनी है, प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे, डॉक्यूमेंट करना प्रॉपर्ली, लाइट डॉक्यूमेंटेशन। ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर लिटोल मेंटेन करना जरूरी है। लाइट लीजन यहाँ पे इंडिकेशन के लिए यूज में दिया जाता है। ब्लड देना है तो डोलेट इंडिकेशन समझना चाहिए और पेशेंट को भी समझाना चाहिए कि हाँ हम आपको पेंडोप इंजेक्शन इसलिए दे रहे हैं कि आपको डैश की प्रॉब्लम है, आपको पीयूडी है। लाइट रिस्पॉन्स पेशेंट को ब्लड के इफेक्ट और साइड इफेक्ट मॉनिटर करना चाहिए। फिर ट्रीटमेंट, ये था ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब है हर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्लड थेरेपी को एडजस्ट करना। ये यहाँ पे बताता कि किसी पेशेंट को हम सेम ब्लड 30 mg दे रहे, किसी को वही हम ब्लड 50 mg भी दे रहे और किसी को वो हम 10 mg भी दे रहे, तो हम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रहे ना, वो हमारा ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन में आता है। हर पेशेंट सेम ब्लड पर डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करता। अब ये तो है नहीं जो 50 mg देने पे वो पर्सन ए लिया तो सेम रिएक्शन पर्सन बी भी लेगा, नहीं, उसकी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है। इसलिए फैक्टर जो हमारी ब्लड थेरेपी को अफेक्ट करते हैं, एज हो गया हमारा, बॉडी वेट हो गया हमारा, जेंडर हो गया हमारा, जेनेटिक फैक्टर, जेंडर में हमारे हार्मोनल डिफरेंसेस के कारण होता है। दिस इज कंडीशन और लूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लड इंटलेक्शन हो गया, जो हमने अभी तक पढ़ी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब लोड क्या है नर्स का ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्लड देने में, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करने में नर्स का क्या रोल है? ये रोल नर्स के ही है। ये प्रिंसिपल टोलेट ब्लड का वेरीफाई करना, डोज वेरीफाई करना, पेशेंट को मॉनिटर करना, एडवर्स इफेक्ट के लिए ऑब्जर्व करना, पेशेंट को एजुकेशन देना। ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल फॉलो करना और ट्रीटमेंट को पेशेंट की इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सेफ और इफेक्टिव थेरेपी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब आते हैं हमारे
factor affecting dose, route और action of pharmacology की dose, route तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करती है। पहला तो एज, जिसमें चिल्ड्रन में तो फुली डेवलपमेंट ऑर्डर नहीं होती है, एल्डर पेशेंट में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, यंगर में वो ठीक होती है दोनों चीज, पर डिजीज कंडीशन के कारण वो भी इफेक्ट लेती है, इसलिए एज। फिर बॉडी वेट के ब्लड ऐसे जो बॉडी वेट के कैलकुलेट करके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। फिर हमारा जेंडर वही हार्मोनल डिफरेंस, मेल फीमेल, लोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो आईवी फास्ट एक्शन क्लेडी, आईएम मॉडरेट क्लेडी और ओरल क्लेडी स्लो एब्जॉर्प्शन। डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, एस्केलेशन में प्रॉब्लम है, उस्टो है एस्केलेशन में प्रॉब्लम और आप वो एस्केलेट नहीं कर पा रहा, किडनी प्रॉब्लम है और आप उसको डायूरेटिक दे रहे हो, उसका यूरिन फ्लो यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए ब्लड दे रहे हो, वो ठीक नहीं है, वो उसको अफेक्ट कर लिया है, उससे साइड इफेक्ट आ रही है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। फिर टॉलरेंस, बार बार यूज के लिए वो बॉडी किस लेवल पे उस ब्लड को टॉलरेट कर पाती है। फिर ब्लड इंटरेक्शन, साइकोलॉजिकल फैक्टर, टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम, इन्वायरमेंटल फैक्टर, हाई टेम्परेचर में वैसोडाइलेशन ब्लड एब्जॉर्ब को इंक्रीज कर देती है। ब्लड डोज, रूट और एक्शन का कई फैक्टर अफेक्ट करती है, जैसे एज, बॉडी वेट, डिजीज कंडीशन और ब्लड इंक्लेशन। इन फैक्टरों को कंसीडर करना सेफ और इफेक्टिव ड्रग थेरेपी का पार्ट है। अब आते हैं हमारे कुछ इंडियन फार्मेकोपियो यानी कि लॉज, लीडर इश्यूज, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन फार्मेकोपिया आईपी, इंडियन फार्मेकोपिया इंडिया का ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड है, जिसमें मेडिसिन की क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और डोज स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब, इसका एम है सेफ और इफेक्टिव थेरेपी देना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन फार्मेकोपिया की? ब्लड की क्वालिटी और प्योरिटी को मेंटेन करना की है, वो प्योर रहे, उसमें कोई मिलावट ना हो। स्टैंडर्डली स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक ब्लड डिजीज की हो। टेस्टिंग मेथड को बताना कि ये कैसे प्रिपेयर किया, उसका कैसे टेस्ट किया है, और ब्लड सेफ ब्लड की मैन्युफैक्चर को इंश्योर करना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डॉक्टर्स को और फार्मासिस्ट को ब्लड की इंफॉर्मेशन देना, उसका क्वालिटी कंट्रोल में ऐड करना, पब्लिक हेल्थ की प्रोटेक्शन प्रमोशन। फिर आते हमारे लीडर इश्यूज। एडमिनिस्ट्रेशन में तो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें हेल्थ केयर पर्सनल को फॉलो करना जरूरी है। जिसमें ट्रॉमा हमारे लीडर इश्यू है, तो मेडिटेशन है, और हमने ब्लड मेडिटेशन प्रोवाइड की जिस तरह पेशेंट की डेथ हो जाए, तो वो लीडर केस हो जाए हमारा। वो हमने ब्लड एडमिनिस्टर की, तो हमें देनी थी पेंटॉप, हमने दे दी लाइन उसके दौरान पेशेंट को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ रही और उसकी डेथ हो रही। वलोन हमने ब्लड आई डोज दे दी, हमें देनी थी 50 mg, दे दी हमने 500 mg, बहुत ही ज्यादा होगी। हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं दी हो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो ब्लड दे दियो पेशेंट को, इसलिए अपने हॉस्पिटल में ऑब्जेक्ट ला रहा, पेशेंट बोलते रहते, पर नर्सेस कई बार उन्हें ब्लड दवाइयाँ नहीं देती, तो वो यही कारण है कि वो उसे प्रिस्क्राइब नहीं की गई, वो कैसे दे दे। फिर इसका प्रिवेंशन करने के लिए पेशेंट की हमें आइडेंटिफाई करना होता है, टोलेटली पेशेंट से पूछना होता है, हाँ आप ही मिस्टर सुरेश हो, आप ही मिस्टर रमेश हो, उसकी ब्लड की वेरीफाई करनी होती है, हमें प्रिस्क्रिप्शन से चेक करना होता है सारी चीज, किस रूट से बोली है, किस अमाउंट में, किस टाइम पे बोली रही है। फिर ब्लड के लिए स्लो। इंडिया में मेडिसिन के मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए स्लोर बनाई गई है। सबसे पहला है ब्लड एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो मैन्युफैक्चर और
वो डिस्ट्रीब्यूशन तो सेल टू रेगुलेटर था। फार्मेसी एक्ट 1948 एजुकेशन और लेजिस्लेशन टू रेगुलेटर था है। ब्लड और मैजिक रेमेडीज कंट्रोल था दी फास्ट ब्लड था एडवर्टाइजमेंट नाउ नार्कोटिक ब्लड एंड साइटोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ये हमारी नार्कोटिक ब्लड का यूज तो कंट्रोल करता है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी सिलेबस में तो हमने एक बार पढ़नी जरूरी है। फिर है शेड्यूल ब्लड। शेड्यूल ब्लड वो मेडिकेशन होती है जो ब्लड ऑटोमेटिक एक्ट के शेड्यूल में वेरीफाई होती है। मैन्युफैक्चर सेल और स्पेसिफिक एरिया। इसके बाद रैशनल यूज ऑफ ब्लड। रैशनल यूज ऑफ ब्लड का मतलब है पेशेंट को सही ब्लड सही डोज सही लूज सही ड्यूरेशन के लिए देना। सिंपल वर्ड में लाइट ब्लड टू लाइट पेशेंट इन लाइट डोज लाइट लूट ड्यूरेशन एट लोवेस्ट टोस्ट टर्म टोस्ट में सही ब्लड सही टाइम पे सही तरीके से सही हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिव ट्रीटमेंट एडवर्स इफेक्ट को डिक्रीज करना ब्लड रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करना अननेसेसरी ब्लड को अवॉइड करना और ट्रीटमेंट को कम करना। इसके बाद आती है हमारे प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक फार्मेकोलॉजी। थेराप्यूटिक फार्मेकोलॉजी जो हमें पढ़नी है। थेराप्यूटिक फार्मा के प्रिंसिपल्स। इसमें थेराप्यूटिक वो ब्रांच है जिसमें डिजीज का प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के लिए क्लस्टोपट है तो इसमें हम प्रिंसिपल देखने वाले हैं। एटोएटुलेट डायग्नोसिस का डायग्नोस प्रॉपर एटोलेट वे से बनाना। फिर अप्रोप्रिएट ब्लड का सिलेक्शन। एक चीज की मल्टीपल ब्लड है पर पेशेंट एटोल्डिंग पेशेंट की हाइपर सेंसिटिविटी एटोल्डिंग कंडीशन एटोल्डिंग सही ब्लड का सिलेक्शन करना। फिर उसी में सही डोज का सिलेक्शन करना। फिर लूट का सिलेक्शन करना ब्लड के अकॉर्डिंग। टाइम का सिलेक्शन करना। मॉनिटर करना कि उस ब्लड के इफेक्ट में पॉजिटिव ही मिल रहे हैं नेगेटिव तो नहीं आ रहे यानी कि थेराप्यूटिक इफेक्ट ही आ रही उसका तो एडवर्स या साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। पेशेंट को एजुकेट करना और इसमें नर्स का क्या रोल रहने वाला ब्लड वही हमारा ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई एडवर्स इफेक्ट पेशेंट एजुकेशन। प्रिंसिपल टू थेराप्यूटिक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स को फॉलो ले ब्लड थेरेपी तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और कॉम्प्लिकेशन कम होता है। तो ये थी हमारी यूनिट 1 ऑफ फार्मेकोलॉजी। नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।